तो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, हो जाओ तैयार क्योंकि आपके लिए ज्योमेट्री सब्जेक्ट के लिए एक और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त वीडियो में लेकर आ गया हूं। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए कंटिन्यूअसली हार्डवर्क हम कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ ये एग्जाम्स के टाइम नहीं, बहुत पहले से कर रहे हैं। ईमानदारी से आपको हर चैप्टर के, हर प्रैक्टिस सेट के हर एग्जाम्पल्स को, हर प्रॉब्लम सेट के हर एग्जाम्पल्स को ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है। तो अगर जो बच्चा प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियोस चैप्टर्स के, प्रैक्टिस सेट के या फिर जो हमने प्रॉब्लम सेट्स के बना रखे हैं उसको फटाफट से देख लेता है, लाइक 1.5 की स्पीड से देखता है, और उन सभी एग्जांपल्स में से जो जो आप लोगों को तकलीफ दे रहे वाला एग्जांपल या फिर हार्ड लगने वाला एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर लेता है ना, तो वो बच्चा डेफिनेटली 40 में से 35 प्लस मार्क्स आउट ऑफ निकाल लेता है। यही बात मैंने लर्निंग स्ट्रैटेजी में कही थी, कई सारे बच्चों ने देख लिया। लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो ज्योमेट्री के लिए मैंने डाल रखा है, जाके चेकआउट कर लेना। मात्र 2 दिन की ही छुट्टी है, अलजेब्रा के लिए तो एक ही दिन था और अलजेब्रा तो बहुत अच्छा गया। काफी सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो सिमिलर तरीके से पूछे गए थे, ठीक है ना। देखा कि नहीं, बच्चे ने फीडबैक भी दिया हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में जाके चेकआउट करते रहना। लेकिन जो मुद्दे की बात है कि यार मैथ्स हो गया, उसको बाजू हटा दो, अब मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री की बारी है, तो उसके बारे में कंसंट्रेशन रहना चाहिए। और आपके लिए हमने कई सारे वीडियोस डालना शुरू कर दिया। आप देखोगे तो ज्योमेट्री के लिए लर्निंग स्ट्रैटेजी हमने डाल दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चंस हर चैप्टर के वीडियो डाल दिए हैं। लाइव रिवीजन एक हो चुका है अब तक, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लाइव रिवीजन लिए हैं और पूरा कंसेप्ट समझाया हुआ है, ठीक है ना। और आज भी ये जो वीडियो बन रहा है, आज से भी अगर बनेगा, आज का पूरा दिन और कल का पूरा दिन, तो 2 दिन है अभी भी ज्योमेट्री एग्जाम्स के लिए, लेकिन फिर भी हम आपके लिए कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के वीडियो आपको देखने मिल गए होंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है, ये वीडियो जो है, इसमें हम 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स, वैसे 2 मार्क्स के लिए सेपरेट वीडियो जा चुका है, लेकिन इसमें भी कुछ 2-3 एग्जांपल है 2 मार्क्स के, लेकिन ज्यादातर जो एग्जांपल्स आपको देखने मिलेंगे वो 3 मार्क्स के देखने मिलेंगे। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस जो कि खासकर चैप्टर 4, 5, 6 और 7 में से जो पूछे जाते हैं, उनका हम लोग बताने वाले हैं। बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट और अलग अलग टाइप के एग्जांपल लेकर आए, ताकि आपका हर टाइप के एग्जांपल पढ़ के या फिर रिवीजन करके हो जाए और कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए। बस एक रिक्वेस्ट ये है कि अपने सभी उन दोस्तों तक हमारे सारे वीडियोस जो भी आप देखते हो, चाहे चैप्टर्स के देख रहे हो, चाहे उड़ान बैच के वीडियोस देख रहे हो लाइव वाले, उन सभी वीडियोस को शेयर करना है और सभी दोस्तों को बुलाना है और बताना है कि यार वाकई में जो असली तरीका है पढ़ाई करने का वो ये है। समझ रहे हो बात को? टाइम वेस्ट नहीं करना होता है बहुत ज्यादा ऑनलाइन आके, लाइव आके। आप लोग को थोड़ा सा समझदारी दिखाना होता है और आराम से बैठ के सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना होता है। बच्चा जितना सेल्फ स्टडी खुद से प्रैक्टिस करेगा, बाय क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट, बाय वाचिंग आवर वीडियोस, लेक्चर वीडियोस देख के कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब चलो फटाफट उसको प्रैक्टिस करते हैं। ये जो कर पाएगा ना, वही आगे बढ़ेगा। तो ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का बेसिक वीडियो, जो कि होने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर, जो कि चैप्टर 4, 5, 6, 7 के कुछ 3-3, 4-4 क्वेश्चंस में लेकर आया हूं, जो अलग अलग टाइप्स के होंगे। ये सारे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये टाइप्स आपको मैं समझा रहा हूं ताकि कौन से टाइप का एग्जांपल है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ के लो। बाकी जितने वीडियोस ऑलरेडी है उसको भी देखते रहो, और जरूर से हमें सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम पे जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, यहां पे ध्यान देना है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ड्रॉ अ सर्कल विथ ए डायमीटर AB, मतलब आपको एक डायमीटर दिया है जिसका AB का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर, मतलब एक सर्कल के ऊपर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, वो भी डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे। तो आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा जो कि कितना सेंटीमीटर होगा, बट ऑब्वियसली 6 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो बट ऑब्वियसली रेडियस डिवाइड बाय 2 कर दो, यानी रेडियस आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। तो आप अपने कंपास में, यानी कि जो राउंडर होता है आपका, उसमें 3 सेंटीमीटर ले लोगे, सेंटर पे रखोगे, मतलब कहीं पे भी रखोगे, और एक सर्कल बना लोगे। सर्कल जैसे ही बनाओगे तो आपको एक सेंटर पॉइंट मिला होगा, बट ऑब्वियसली वो सेंटर पॉइंट से क्या करना है, स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है। जैसे आप उस सेंटर में से पास होते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच दोगे, तो जहां पे भी वो सर्कल पे मीट हो रहा होगा, वो जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा आपका डायमीटर, मतलब डायमीटर का एंड पॉइंट हो जाएगा। मतलब ये जो लाइन बना, ये जो लाइन आपने बनाया, वो क्या बनाया आपने, एक तरीके का डायमीटर बनाया, और उसका नाम आपने AB रखा हुआ है, मतलब बोल रहा है क्वेश्चन में, तो आपने AB नाम रख दिया। अब इसका टेंजेंट बनाना कैसे, क्योंकि अब आपको टेंजेंट बनाना है ऐसे, मतलब ये एंड पॉइंट है, ये डायमीटर सर्कल के ऊपर है और इसके ऊपर आपको टेंजेंट बनाना है। तो टेंजेंट बनाते कैसे हैं आप सभी लोग जानते हैं। तो इस पॉइंट पे रखना है, एक सुटेबल डिस्टेंस लेना है, यहां कट मारना है, वो उतना ही सुटेबल डिस्टेंस यहां करना है, कट मारना है, ठीक है। फिर इसके बीच का मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लो, एक पॉइंट पे रखो, यहां ऊपर कट मारो, उसी प्रकार नीचे कट मारो। ये तो आपको बेसिक आता है, मेरे पास ज्योमेट्रिकल इक्विपमेंट तो है नहीं, तो आपको मैं वर्बली बता सकता हूं और कुछ नहीं। सेम वही डिस्टेंस यहां पे रख के यहां कट मारना है और यहां कट मारना है, दोनों जो पॉइंट मिलेंगे उससे आपका एक लाइन खींच देना, इस पॉइंट से पास होकर वो लाइन बीतेगा, तो ये आपका एक टेंजेंट बन जाएगा। सेम उधर पे भी वही करना है, यहां पे लेना है, एक आर्क इधर कट मारो, एक आर्क इधर कट मारो सुटेबल डिस्टेंस पे, इन दोनों का मोर देन हाफ डिस्टेंस यहां लेके यहां कट मारो, फिर सेम यहां कट मारो, फिर यहां पे रख के यहां कट मारोगे, ज्वाइन हो जाएगा। अब देखो मैंने हाथ से बनाया तो थोड़ा बहुत टेढ़ा बेढ़ा दिखेगा, लेकिन आप जब इस स्टेप्स को फॉलो करके अपने नोटबुक में विद द हेल्प ऑफ योर ज्योमेट्रिकल इक्विपमेंट्स को बनाओगे, तो आपका ये
डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट टू द सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकता है, जरूर से प्रैक्टिस कर लेना। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखो ये है कि आपको बोल रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 4.1 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, रेडियस जो आपको दिया है 4.1 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करने लगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक सर्कल को ड्रॉ कर लेता हूं, आपके सामने ड्रॉ करता हूं। चलो मान लो कि ये मेरे पास क्या है, सर्कल है, ठीक है ना। ये मैंने क्या किया, एक सर्कल को ड्रॉ किया। कहां गया भाई, हाँ, एक सर्कल को जो है वो ड्रॉ किया। अब ये सर्कल जो आपको दिख रहा है, ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया, तो बट ऑब्वियसली इसका एक सेंटर पॉइंट होगा, तो समझ लो ये उसका सेंटर पॉइंट होगा। अब ये सेंटर पॉइंट से आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 7.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मतलब आपको क्या करना है, यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है। तो मैं ले लूंगा स्केल, मेरा स्केल की हेल्प से आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचना है, ठीक है ना। क्या करना है, स्ट्रेट लाइन खींचना है। और आपको बोल रहा है कि सेंटर से जो भी पॉइंट बनेगा, वो पॉइंट का नाम कुछ बोला नहीं है तो आप पी ले लेना। तो सेंटर आपका समझ लो ओ है अगर, ठीक है ना, सेंटर अगर मान लो आपका ओ पॉइंट है, तो ओ से लेके जो पी रहेगा वो आपका 7.3 सेंटीमीटर का। तो जो आपके ने लाइन खींचोगे ना, वो यहां से 7.3 सेंटीमीटर पे मार्क करना। तो लेट्स से यहां पे आपका आ गया एक पॉइंट जिसका नाम है पी, और ये जो डिस्टेंस रहेगा, ये जो डिस्टेंस रहेगा याद रखना, ये पूरा जो सेंटर से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है, 7.3 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है, समझा। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट पी से आपको टेंजेंट बनाना है, इस प्रकार से ऐसा टेंजेंट बनाना है। तो कैसे बनेगा, हाथ से तो बनाओगे नहीं, तो कैसे बनेगा, स्टेप्स क्या होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो लाइन बना ओ से लेके पी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 6वीं 7वीं में सीख लिया होगा। क्या करना होता है, ओ से लेके पी तक का मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है। यहां पे कहीं पे एक आर्क आएगा, उतना ही डिस्टेंस नीचे आर्क आ जाएगा, सेम पी पॉइंट पे रखना है, कट करना है, कट करना है। तो आपको क्या मिलेगा, 2 पॉइंट मिलेगा। लेट्स से यहां पे एक पॉइंट मिला, एक यहां पे पॉइंट मिला, और इन दोनों को आपको बस क्या करना है, आपस में जोड़ देना है, ठीक है ना। मान लो यहां से मैंने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया, जोड़ दिया। अब जोड़ने की वजह से क्या मिलेगा, आपको यहां पे एक पॉइंट मिलेगा। लेट्स से अब देखो मैंने हाथ से बनाया अगेन, तो ऐसा मत समझना कि यार सर ये ज्यादा दिख रहा है, ये कम दिख रहा है, मुझे पता है ये मैंने हाथ से बनाया, मेरे पास थोड़ी ना कोई हाथ में स्केल पेंसिल या फिर वो राउंडर है, ये रियल में नहीं है, बट स्टेप्स यही फॉलो करना है। तो जैसे ही आपने वो लाइन बना दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। तो ये जो पॉइंट मिलेगा, इसका नाम आप एम रख सकते हो, या फिर जो रखना है रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एम रख दो, ज्यादा बेटर है। फिर ये लेना है पॉइंट को, ठीक है, देखो एक मिनट ध्यान से, हाँ, ये लेना है पॉइंट को, आपका राउंडर लेना है, और यहां पे ओ से लेके, सॉरी इस एम से लेके ओ तक का डिस्टेंस लेना है, ठीक है, ये आपका राउंडर में लेना है, और यहां से एक ऐसा सर्कल, हाफ सर्कल बनाने की कोशिश करना है। ये वैसे पूरा सर्कल बन सकता है, मतलब ये आपका सेंटर है और एक पूरा सर्कल बन सकता है, लेकिन पूरा सर्कल की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट पे रखो, ओ तक का डिस्टेंस लो, और एक ऐसे आर्क कट मारो। आर्क जब कट मारोगे, उसके हेल्प से आप लोग को यहां पे 2 पॉइंट मिल जाएंगे। कौन से 2 पॉइंट मिल जाएंगे बच्चा, एक यहां मिल जाएगा और एक यहां मिल जाएगा। ये 2 पॉइंट मिल जाएंगे। बस ये 2 पॉइंट जो मिल गए, आपको लेना है आपका स्केल, इस पी पॉइंट से लेना है, ड्रॉ कर देना है ऐसा टेंजेंट, ठीक है, इस पी पॉइंट से लेना है, ड्रॉ कर देना है टेंजेंट, एरो बना सकते हो, ठीक है, बन गया आपका। दिस इज व्हाट इज नथिंग बट योर टेंजेंट, ठीक है। ये आपके 2 टेंजेंट जो है आराम से आपने, मतलब बिना किसी तकलीफ के बना दिए। इसको नाम देना है तो नाम दे सकते हो, ए नाम दे दो, बी नाम दे दो, कुछ भी दे सकते हो। तो आपका पी से लेके ए या फिर ए पी आपका टेंजेंट हो गया, पी से लेके बी या फिर बी और पी आपका जो है वो टेंजेंट बन गया। तो इस तरीके से 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है बच्चा, क्लियर है, समझ में आया। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। अगेन मैं बोलूंगा ना, जैसे आपका अलजेब्रा पेपर अच्छा गया ना, सब बच्चे कमेंट करते हैं कि सर 35 प्लस 39 38, ज्योमेट्री भी वैसा जाएगा, ट्रस्ट में। और जो बचे हुए सब्जेक्ट है ना, साइंस 1 साइंस 2, उसका भी सब कुछ हमने पढ़ा रखा है, सारे रिकॉर्डेड वीडियो से, लेक्चर वीडियो से, उड़ान बैच के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो है, न्यूमेरिकल्स वीडियो से, सब कुछ इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ा है कि बच्चों आपको कोई टेंशन रहेगा ही नहीं। बस आप हमारे चैनल पे आके पढ़ते रहो ईमानदारी से, और सेल्फ स्टडी पे, यानी क्वेश्चन आंसर्स को बाय हार्ट करना, प्रैक्टिस करना, ये सब चीज करते रहो, बाकी सब चीज सिंपल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे अगर आप देखोगे, क्या है अगला क्वेश्चन, स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि आपको अगर कंस्ट्रक्शन चैप्टर में से ही अगर बड़े क्वेश्चन आएंगे तो 2 टाइप के आते हैं। जैसे इसमें से एक टाइप ये वाला है, देखो क्या बोल रहा है, ट्रायंगल पीक्यूआर है, ट्रायंगल एबीसी से सिमिलर है, ठीक है ना। इसमें बोल रहा है कि पीक्यूआर में PQ 3.6 सेंटीमीटर है, QR 4 सेंटीमीटर है और PR 4.2 सेंटीमीटर है, और इनका करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल का रेशियो दे दिया है 3:4। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें रेशियो दे दिया जाता है। हमें बोल रहा है कि दोनों ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करके दिखाओ। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ नहीं करना है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ऑब्वियसली करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से आपका PQ अपॉन AB हो जाएगा, यानी रेशियो निकल जाते हैं ना करस्पॉन्डिंग साइड्स के। तो PQ अपॉन AB, वैसे QR अपॉन BC, वैसे PR अपॉन AC, तो आपने लिख दिया। और इसका रेशियो किसके बराबर है, 3:4 के बराबर, यानी 3/4 के बराबर है। और ये क्यों आया, बिकॉज ऑफ द
करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, जिसको CSCT हम बोलते हैं, लिख दिया। उसके बाद आप लोग को यह चेक करना है कि क्या किसका किसका वैल्यू दिया है। तो आप देखोगे तो PQ का वैल्यू 3.6 दिया है, QR का वैल्यू 4 दिया है और PR का वैल्यू भी जो है वो दे रखा है 4.2 इज इक्वल टू 3/4। बाकी ये नीचे के जो 3 साइड्स है इसके वैल्यू पता नहीं, तो इसको एक एक करके निकाल लेंगे। तो पहला मैं ये लेता हूं 3.6 अपॉन AB लेता हूं और ये किसके बराबर होगा, 3/4 के बराबर होगा। तो ले लिया, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आपका 4.8 सेंटीमीटर आ गया किसका, AB का वैल्यू। उसी प्रकार दूसरा वाला ले लो, 4 अपॉन BC ले लिया और ये किसके बराबर होगा, 3/4 के बराबर होगा। यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16/3 यानी कि 5.3 सेंटीमीटर आ गया आपका BC का वैल्यू। सेम उसी प्रकार तीसरा 4.2 अपॉन AC इज इक्वल टू 3/4 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपका वैल्यू आ जाएगा 5.6। मतलब तीनों अननोन साइड का वैल्यू भी आपने निकाल दिया। अब आपके पास ट्राइंगल के, दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड्स के वैल्यू अवेलेबल है। बस आप जैसे कंस्ट्रक्शन करते हो वैसे कर लेना है। सबसे पहले ABC अगर मैं बात करूं, अगर मुझे ABC बनाना है तो ABC के लिए AB चाहिए, BC चाहिए, AC चाहिए। तो AB का वैल्यू 4.8 है, BC का वैल्यू 5.3 है, 5.6 AC का है। तो आप अगर ABC बनाना चाहते हो तो सबसे पहले बेस बनाओगे, BC 5.3 सेंटीमीटर बना लिया, स्केल से बना लोगे 5.3 सेंटीमीटर सीधी लाइन। उसके बाद AB कितना है, देखो AB कितना है, कहां गया, देखो AB 4.8 है और उसके बाद आपका AC 5.6 है। तो AB बनाने के लिए आपको 4.8 लेना है, कंपास के अंदर 4.8 सेंटीमीटर स्केल की मदद से 4.8 सेंटीमीटर का लोगे और B पे रखोगे और एक आर्क कट मारोगे। ये समझ लो आर्क आपने कट किया। सेम C से आपका जो A बनेगा वो 5.6 है, यानी AC 5.6 बोला है तो आपको वापस से चेंज करना है, 5.6 लेना है, C पे रखना है, कट मारना है। जहां पे भी कट मारोगे उन कट मारने की वजह से आपको एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट से आपको ये जोड़ देना है, तो बन जाएगा आपका ट्राइंगल ABC। सेम उसी प्रकार ट्राइंगल PQR भी बना लोगे। पहले QR बना देना 4 सेंटीमीटर, फिर देखना कि जो PQ था उसका कितना दिया था, 3.6 दिया था, तो 3.6 लेना है, Q पे रख के एक आर्क कट मारना है। सेम PR कितना था, 4.2 था, R पे रखना है, कट मारना है, तो कट मारने की वजह से एक पॉइंट मिल जाएगा, उसके बाद इस लाइन को जोड़ देना है, बन गया आपका ट्राइंगल। तो ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे, इसके आंसर्स बहुत अच्छे होते हैं, जरूर से ऐसे एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर लेना। और अगेन जैसा मैंने बोला ये तो जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल लेकर आया हो ना, समझ रहे हो। तो ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना के रखे हुए हैं पूरे इस चैप्टर नंबर 4 के प्रैक्टिस सेट के। तो आपको पता है ये सिर्फ 2 ही प्रैक्टिस सेट है, और अगर आप प्रैक्टिस सेट के वीडियोस देखोगे, सर्च करना कि 10th मैथ्स 2 चैप्टर 4 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन बाय JR ट्यूटोरियल्स, आपको लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके मिलेगा। 4-5 लेक्चर्स बने होंगे इस चैप्टर के। अब अगर आप वो देख लोगे या फिर वन शॉट वीडियोस, उड़ान बैच के वीडियोस भी अगर आप देख लोगे ना, तो आपके हर टाइप के एग्जांपल्स का प्रैक्टिस हो जाएगा। इतना कर लेना बस। तो ये तो आप वीडियो देख ही रहे हो, लेकिन अगर आपके पास समय है तो वो वन शॉट वाले रिकॉर्डेड वीडियोस को 1.5x की स्पीड लगा के देख सकते हो, और उसको हमने नोटबुक में रफली प्रैक्टिस करना, क्योंकि रफली प्रैक्टिस करोगे तो आपको हैबिट रहेगी माइंड में, आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो फिट हो जाएगी। अच्छा ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे किया जाता है, तो आप एग्जाम में भी कर पाओगे रियलिटी में, सिर्फ देख के नहीं जाना होता है। समझ रहे हो बात को, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लेकर आया हूं मैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजी चैप्टर, इसमें 3 ही 4 चीजें होती है। डिस्टेंस फार्मूला होता है, मिड पॉइंट फार्मूला होता है, सेक्शन फार्मूला होता है, स्लोप होता है, ठीक है ना, सेंट्रोइड फार्मूला वगैरह यही होता है। बहुत इजी है। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। आप देख पा रहे हो, मतलब यहां पे मिड पॉइंट फार्मूला यूज होगा। लाइन सेगमेंट दिया है, P का वैल्यू है 0,6, यानी P के कोऑर्डिनेट 0,6 है और Q के कोऑर्डिनेट्स 12,20। तो मैं एक इमेजिनरी लाइन ले लेता हूं PQ नाम से। P का कोऑर्डिनेट है 0,6 और Q का कोऑर्डिनेट है 12,20 लिख दिया। और आपको मिड पॉइंट निकालना है, यानी इन दोनों के बीच का एक पॉइंट निकालना है, उसका नाम मैंने O रख लिया। अब उसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे, लेट्स से XY होंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, ये X1 Y1 होगा, ये X2 Y2 होगा। ये तो बेसिक चीज आपको पता ही है, और नहीं पता है तो फिर से आपको बोल रहा हूं, जो बच्चे को ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि लगभग 6 से 7 मार्क्स का डेफिनेटली पूछता है, इसमें से कंटेंट मैंने देखा है, ठीक है ना, 5 से 6 मार्क्स का पूछा जाता है। और ये इतना सिंपल है ना, कभी कभी मुझे लगता है कि यार क्या चैप्टर दे दिया, बस फॉर्मूला में वैल्यूज तो डालना है थोड़ा सा दिमाग लगा के, और कुछ है ही नहीं। तो अगर आप देखना चाहते हो तो आप सर्च करना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वन शॉट बाय JR ट्यूटोरियल, ऐसा सर्च करो, या फिर डायरेक्ट सर्च करोगे ना 10th मैथ्स 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फुल चैप्टर लेक्चर वीडियोस, तो आपको लेक्चर वीडियोस भी मिल जाएंगे, उसमें हर टाइप के एग्जांपल्स कराए हुए। तो यहां पे भी देखो, तो ये आपका X1 Y1 है, X2 Y2 है। अब मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, मतलब दोनों के x कोऑर्डिनेट को प्लस करके डिवाइड बाय 2, वैसे ही y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो कुछ नहीं करना है, x1 यहाँ पे 0 है, x2 यहाँ पे 12 है, तो 0 प्लस 12 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। और दूसरा y निकालने के लिए y1 प्लस y2 है, यानी 6 प्लस 20 डिवाइड बाय 2। सॉल्व कर लो, 12/2 हो जाएगा 6 और 26 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 13। तो आपका आंसर आ गया 6 और 13, मतलब ओ जो लिया है हमने मिड पॉइंट, उसका जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो 6,13 आ रहा है। कितना इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए, कभी कभार इजी पेपर होता है तो 3 मार्क्स, अदरवाइज 2 मार्क्स के लिए कंफर्म आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे कुछ क्वेश्चन मिड पॉइंट या तो सेक्शन पूछ सकता है, या तो आपका डिस्टेंस फार्मूला का कोई डिस्टेंस पूछ लेगा, स्लोप पूछ लेगा। चलो बताते हूं फटाफट, टेंशन मत लो। अगला देखो, यहां पे बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड।
मतलब सेंट्रॉइड निकालना है, उसका कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ठीक है ना, किसका, ट्रायंगल का। ऑब्वियसली सेंट्रॉइड की जब बात होती है तो ट्रायंगल की बात होती है। तो मान लो ये ट्रायंगल है आपका, ये ट्रायंगल में आप लोग को पहला दिया है। अब ये डायग्राम भले ही आपको ड्रॉ करके नहीं दिया रहेगा, लेकिन आपको समझ जाना है कि सेंट्रॉइड ट्रायंगल की बात हो रही है, तो अपने मन से एक ट्रायंगल बना लेना। उसमें पहला कोऑर्डिनेट है -7,6, तो ABC ट्रायंगल मान लो, और A का समझ लो कि ये -7,6 होगा, B का समझ लो ये 2, -2 होगा, और C का समझ लो 8,5 होगा। और आपको बोल रहा है सेंट्रॉइड निकालो, तो हमेशा याद रखना सेंट्रॉइड मतलब ट्रायंगल के बीच का एक पॉइंट, जिसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं, और उसको G से रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा याद रखना सेंट्रॉइड को G से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसका कोऑर्डिनेट XY होगा। तो ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। तो सेंट्रॉइड निकालना है, मतलब सेंट्रॉइड फॉर्मूला लगेगा, तो डाल दो बाय यूजिंग द सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। कितना इजी फॉर्मूला है। तो इसमें आप देखोगे तो x1 क्या है -7, x2 क्या है 2, और x3 है 8। तो -7 प्लस 2 प्लस 8, तो -7 प्लस 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 3 कर देना, और y का वैल्यू y1 y2 और y3 को प्लस करना, यानी 6 प्लस -2 प्लस 5। तो 6 प्लस -2 प्लस 5 टोटल करोगे, ये हो जाएगा 8 - 7 1, 1 प्लस 2 3, 3/3 यानी 1 आ गया, और ये हो गया 9/3 यानी 3। तो आपका कोऑर्डिनेट्स आ गया सेंट्रॉइड का G, जो XY कोऑर्डिनेट है आपका, इज इक्वल टू 1,3। कितना इजी क्वेश्चन है, आप खुद देख के बताओ। तो ऐसे अगर सेंट्रॉइड के क्वेश्चंस भी बनेंगे तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है स्लोप का आ सकता है, और जैसे कि आप जानते हो कि 2 मार्क्स के कैटेगरी में स्लोप पूछता है, तो 2 टाइप के स्लोप फाइंड होते हैं। अगर आपको एंगल दिया है, अगर आपके क्वेश्चन में एंगल दिया है 45, 55 जो भी है, तो आप सीधा ये फॉर्मूला यूज करना, ठीक है ना। अगर आपको थीटा दिया हुआ है, यानी एंगल दिया हुआ है, तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, तो सीधा सीधा क्या करना है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा का वैल्यू अगर 30 डिग्री दिया है, तो tan 30 का जो भी वैल्यू है वो कैलकुलेट करके लिख देना, खत्म, इजी है। तो ये स्लोप वाले क्वेश्चन थोड़े कम चांस होते हैं, लेकिन आ भी सकते हैं। लेकिन हमें जो क्वेश्चन पढ़ना है वो ये है, ये तो आपको याद रखना ही है अगर आ गया तो। लेकिन दूसरा है कि अगर हमें बोल रहा है कि स्लोप लाइन ज्वाइनिंग E एंड F, यानी कि लाइन दिया हुआ है E और F को ज्वाइन कर रहा है, याद रखना E का जो कोऑर्डिनेट है वो है -4 -2, और F का है 6,3। तो इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, ठीक है, लिख दिया उसके नीचे ही, पेंसिल से लिख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझने के लिए होता है वो, ठीक है। अब कभी भी याद रखना, जब भी लाइन सेगमेंट वाला स्लोप पूछेगा तो एक फॉर्मूला याद रखना, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला बाय हार्ट कर लो, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जब आपके 2 कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे तो, ठीक है। और जब कोऑर्डिनेट्स नहीं दिया रहेगा तो एंगल दिया रहेगा, तो ये फॉर्मूला यूज करना। इसमें डाल दो, y2 का वैल्यू कितना है देखो 3 है, और y1 का है -2, तो 3 माइनस -2, और x2 का वैल्यू है 6 माइनस ऑफ -4, ठीक है, नीचे 6 माइनस -4, तो ये माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5, ठीक है, अपॉन 6 + 4 10 हो गया, 1/2 आंसर आ गया स्लोप का। कितना इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए अगेन जैसे मैंने बोला कि पूछने की संभावना हो सकती है, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये 3 मार्क्स के लिए कभी कभी पूछता है, जो कि है कोलिनियर है कि नहीं बताना है। आपको 3 पॉइंट्स दिए रहेंगे, जैसे मान लो ABC, और बोला रहेगा कि ये प्रूफ करके दिखाओ कि ये कोलिनियर है, ठीक है ना। तो भाई कैसे बताओगे, तो याद रखना कि तीनों पॉइंट को आपको लेना है, और डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से, वैसे इसको स्लोप से भी सॉल्व किया जा सकता है, स्लोप वाला भी यूज होता है, लेकिन मैं हमेशा डिस्टेंस फॉर्मूले से ही बताता हूं सॉल्व करने के लिए। तो पहले ABC है ना, तो पहले आप AB का डिस्टेंस निकाल लो, फिर BC का डिस्टेंस निकाल लो, और फिर A और C का डिस्टेंस निकाल लो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हो, अंडर रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर, ठीक है ना, यही होता है। तो यहां पे क्या करना है, पहले मैं डिस्टेंस ऑफ AB निकालता हूं, तो मैं लिख दूंगा डिस्टेंस AB बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अगर जब मैं AB लूंगा, तो मेरी बात याद रखना, जब आप AB ले रहे हो तो मेरे लिए ये x1 y1 हो जाएगा, और ये मेरे लिए x2 y2 हो जाएगा, समझ रहे हो, जब AB ले रहे हो तो इसके लिए x2 माइनस x1 मतलब क्या, 0 माइनस ऑफ -1 यानी 0 + 1 होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस ऑफ -1 यानी 1 + 1 दी होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें डाल दो, 0 + 1 होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सॉल्व किया 1 + 4 आ गया, यानी √5 आ गया। तो डिस्टेंस ऑफ AB आपने निकाल दिया √5, जो कि आपने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। सेम उसी प्रकार जब आप BC लोगे तो आपके लिए ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और ये x2 y2 हो जाएगा, बराबर। जब आप BC ले रहे हो तो इसको भूल जाओ ना, तो ये x1 y1 ये x2 y2, सेम y2 माइनस y1 मतलब 3 - 1, ठीक है, BC ले रहे हैं ना, x2 माइनस x1 पहले, सॉरी 1 - 0, ठीक है, और फिर y2 माइनस y1 यानी 3 - 1, तो 1 - 0 इज 1, 3 - 1 इज 2, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 1 + 4 इज √5। तो सेम डिस्टेंस ऑफ BC आपने निकाला, तो वो भी आ रहा है √5, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। और फिर आप निकालोगे पहला और तीसरा यानी AC, तो ये आपके लिए x1 y1 हो जाएगा, ये आपके लिए x2 y2 हो जाएगा, ठीक है ना, इसको हटा दो, ये B हटा दो, तो A और C, तो यहां पे x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस ऑफ -1 यानी 1 + 1 दी होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस ऑफ -1 यानी 3 + 1 दी होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर, तो ये 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, सॉरी 4 और 4 का स्क्वायर 16, 4 + 16 20, और √20 क्या होता है
4 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकल जाएगा यानी 2 और अंदर बचेगा √5, तो ये आ गया 2√5। तो डिस्टेंस ऑफ AC जो आया वो आ गया 2√5। अब क्या करना है, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दो। कभी भी कोलिनियर के लिए क्वेश्चन आ रहा है तो हमेशा याद रखना कि कोई भी दो डिस्टेंस को अगर आप प्लस करोगे तो वो तीसरे के बराबर होगा, और अगर ऐसा होगा तो वो कोलिनियर है। तो आपने देखा कि डिस्टेंस AB और डिस्टेंस BC ये √5 है, ये √5। अगर इस √5 को √5 के साथ प्लस करूंगा तो √5 प्लस √5 क्या होता है 2√5, और डिस्टेंस ऑफ AC अकेला 2√5 है। मतलब इन दोनों को प्लस करूंगा, डिस्टेंस AB और डिस्टेंस BC को प्लस करूंगा तो डिस्टेंस AC बन रहा है। तो हम क्लियर लिख सकते हैं कि डिस्टेंस AC इज इक्वल टू डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC यानी 2√5 इज इक्वल टू 5 प्लस √5 यानी √5 इज इक्वल टू √5। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, तो इसका मतलब सीधी बात है कि एक बड़ा लाइन होगा। इसका मतलब सीधी बात है एक बड़ा लाइन होगा, सबसे बड़ा जो डिस्टेंस होगा वो आपका AC होगा, और उसके बीच में कहीं पे B पॉइंट होगा। इसका मतलब AB और BC प्लस करेंगे तो AC आएगा, और ये बता रहा है, इससे ये साबित हो रहा है कि ये तीनों लाइन एक ही लाइन में होंगे, मतलब सॉरी तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे, मतलब ये कोलिनियर है। तो लास्ट में लिख देना है कि देयरफॉर हेंस ABC आर कोलिनियर। खत्म, मिल गया आपको 3 मार्क्स। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछता है, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, मतलब यही नहीं ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बस कोऑर्डिनेट चेंज कर देगा, 1 का 2 कर देगा, 2 का 3 कर देगा, बस कोऑर्डिनेट चेंज कर देगा और आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो जरूर से इसको प्रैक्टिस करके ले लेना, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन एक देखोगे थोड़ा यूनिक और विचित्र क्वेश्चन है, लेकिन पूछने की संभावना होती है। लास्ट टू लास्ट ईयर भी बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, अगर आप देखोगे तो। चलो इसको हम सॉल्व कराते हैं। क्या बोल रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स PQRS, 4 कोऑर्डिनेट्स है PQRS के। हमें बोल रहे हैं ये बताना है कि ये वर्टाइसेस है पैरेललोग्राम के, मतलब इन शॉर्ट ये 4 कोऑर्डिनेट्स मिला के क्या बना रहे हैं, पैरेललोग्राम बना रहे हैं, ऐसा हम लोग को बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो हम सेम वही काम करेंगे। PQRS है तो यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट्स है, तो पहले PQ ले लूंगा, ठीक है ना, फिर QR ले लूंगा, फिर RS ले लूंगा, फिर PS ले लूंगा, समझ रहे हो। तो पहले मैं डिस्टेंस फॉर्मूला एक एक करके सॉल्व करता हूं यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पहले मैं ले लेता हूं PQ। तो अगर मुझे डिस्टेंस ऑफ PQ निकालना है तो उसके लिए मेरा लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसको मान लो आप x2 माइनस x1 के लिए, इसको x1 मान लिया, इसको x2 मान लिया, ठीक है ना, इसको y1 और y2 मान लिया, ठीक है ना। सॉरी एक सेकेंड, ये आपका x1 y1 x2 y2, कभी कभी मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं बच्चा, टेंशन मतलब। x कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, x और y होते हैं ना, तो ये x1 y1 ये x2 y2। तो आपको फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर, यानी 5 माइनस क्या है वो 1, तो 5 माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस ऑफ माइनस 2 यानी 2 प्लस 2 दी होल स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे, मैं थोड़ा शॉर्टकट भी यूज कर रहा हूं, आप लोग पहले पूरा फॉर्मूला लिखोगे, स्टेप्स लिखोगे, समझ जाना, वो लिखना है। मैं थोड़ा शॉर्टकट में आता हूं, बस आपको मुझे समझाना है आज, और मैं कम से कम टाइम में, छोटे से छोटे टाइम में आपको बताने जा रहा हूं। तो 5 माइनस 1 होता है 4, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस 2 प्लस 2 होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 प्लस 16 होता है 32, तो √32 आपका वैल्यू आ रहा है। इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, √32 को लिख सकते हो ना 16 मल्टीप्लाई बाई 2, √32 को लिख सकते हो 16 मल्टीप्लाई बाई 2, और 16 का स्क्वायर रूट बाहर निकलता है, 16 का स्क्वायर रूट बाहर निकलता है जो कि होता है 4, और अंदर बचेगा 2, तो 4√2 आएगा। ये किसका आया, डिस्टेंस ऑफ PQ आया। तो आपने डिस्टेंस ऑफ PQ निकाला, 4√2 सेंटीमीटर कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है ना, तो इसको एज इट इज छोड़ दो, और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। डिस्टेंस ऑफ PQ जो आया ये मेरा कितना आया 4√2, जो कि इक्वेशन नंबर 1 होगा। सेम अगला निकालता हूं Q और R के लिए, ठीक है ना, अगला निकालता हूं Q और R के लिए। चलो ध्यान देना, इसको मान लूंगा x1 y1, इसको मान लूंगा x2 y2, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ QR निकालना है मुझे, देखो यहां पे ध्यान से। अब डिस्टेंस ऑफ QR निकालना है तो अगेन x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 5 दी होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 मतलब बीच में क्या है प्लस, बीच में क्या है -1 माइनस 2, y2 माइनस y1 -1 माइनस 2 का होल, इसको सॉल्व कर लो। 3 माइनस 5 होता है -2, -2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस -1 माइनस 2 होता है -3, -3 का स्क्वायर होता है 9, 4 प्लस 9 होता है 13, बराबर। 4 प्लस 9 कितना होता है 13। तो आपका डिस्टेंस ऑफ QR जो आ रहा है वो आ रहा है 13, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ QR जो आ रहा है, आपके सामने कैलकुलेट कर रहा हूं, वो आ रहा है 13। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हमने डिस्टेंस PQ निकाल लिया, डिस्टेंस QR निकाल दिया। अब मैं तीसरा निकालने जाऊंगा R और S, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ RS लेता हूं मैं, चलो ये मेरा R है, ये S है, तो आपका x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब RS के लिए मैं लिखूंगा यहां पे डिस्टेंस ऑफ RS, दिख रहा है ये रेड कलर दिख रहा है क्या,
दिख रहा है। चलो डिस्टेंस ऑफ आर एस इज इक्वल टू सेम वही फॉर्मूला x2 माइनस x1, तो -1 -3 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -5 माइनस ये -1 है तो ये हो जाएगा +1 दी होल स्क्वायर। ठीक है, समझा? इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा -1 -3 -4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस -5 + 1 होता है -4 का होता है स्क्वायर 16, यानी कि यहां पे भी आप देखोगे तो डिस्टेंस ऑफ आर एस जो आ रहा है वो आ रहा है √32, और √32 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? आर एस को लिख सकते हैं हम लोग 4√2, 16 × 2 होता है ना, तो ये उसको लिख सकते हैं हम लोग 4√2, सेम इसके जैसा आ रहा है और आना भी चाहिए तभी तो आंसर निकलेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 3। समझा? यहां तक क्लियर है? अब एक चौथा काम करेंगे। ठीक है, एक चौथा काम करेंगे, क्या? P और S निकाल लेंगे। ठीक है ना, क्या निकाल लेंगे? PS निकाल लेंगे। ठीक है, तो P मेरा ये रहा, इसको मान लो x1 y1, और ये S रहा, इसको मान लो x2 y2। ठीक है, और सॉल्व करते हैं। तो यहां पे मैं निकालूंगा अभी मेरा डिस्टेंस ऑफ PS। अब डिस्टेंस ऑफ PS के लिए सेम वही फॉर्मूला x2 माइनस x1, तो -1 माइनस 1, तो -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -5 और माइनस का प्लस हो जाएगा +2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा -1 -2 का स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा 4 प्लस -5 + 2 यानी -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि जो डिस्टेंस ऑफ PS का जो वैल्यू आ रहा है मेरा अगेन आ रहा है 9 + 4 यानी 13 आ रहा है। ठीक है ना, √13। देखो यहाँ पे गलती से मैंने रूट नहीं लिखा है। ठीक है, देखो √13 आ रहा है बराबर, तो इसको भी रूट में डालो √13। ठीक है, ये इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, डब्बा तैयार। चारों वैल्यू हमने निकाल दिया। क्या निकाल दिया? PQ निकाल दिया, QR निकाल दिया, RS निकाल दिया और PS निकाल दिया। अगर आप देख पा रहे हो, आप लोग थोड़ा भी समझदार यहां पे हो तो आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि यहां पे PQ का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है? RS के बराबर आ रहा है। तो आप यहां पे लिख सकते हो हियर डिस्टेंस ऑफ PQ जो है 4√2 और डिस्टेंस ऑफ RS जो है ये सेम है, जो कि आ रहा है 4√2। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर PQ = RS लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मान लो कोई भी एक इक्वेशन 5 मान लो। ठीक है, और सेम उसी प्रकार सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ QR, ठीक है ना, सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ QR = डिस्टेंस ऑफ PS। ठीक है, जो कि आ रहा है √13। ठीक है, जो कि आ रहा है कितना? √13। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि QR = PS। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 6। तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, और ये जो आप दिख रहा है ये वाला, इसका मतलब क्या है कि मेरा कोई भी अगर एक रेक्टेंगल हो, मान लो रेक्टेंगल, मैं पैरेललोग्राम की बात नहीं कर रहा, रेक्टेंगल हो और इसमें मेरा ये P हो, ठीक है ना, ये Q हो, ठीक है, ये R हो, ये S है, तो PQ और RS एक दूसरे को क्या है? एक दूसरे को क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। और QR जो है और ये PS जो है एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। मतलब इतना तो पता चल गया कि भाई ये रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन अगेन मुझे प्रूफ क्या करना है कि पैरेललोग्राम है कि नहीं, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो हमेशा याद रखना कि अगर ऐसा होता है कि अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो आपका वो क्या हो जाता है? पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देयरफॉर अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, और ये होता है आपके पैरेललोग्राम में। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, दैट्स इट। 3 मार्क्स का ये आपको आता है। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करके ले लेना है बच्चा। बहुत मजेदार एग्जांपल्स है, बहुत मजा आता है सॉल्व करने में, बहुत मजा देता है सच में। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और भी एग्जांपल से फटाफट से देख लेते हैं। चलो, यहां पे अगर आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है, और ट्रिग्नोमेट्री जैसा कि आप जानते हो कितना इजी चैप्टर है, लोग को पता नहीं क्यों हार्ड लगता है। तो चलो 2-3 एग्जांपल्स कराता हूं, बहुत अच्छे एग्जांपल्स है। जैसे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, 2 मार्क्स से कैटेगरी में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। क्या बोलता है कि साइन थीटा जो है कुछ भी दिया होगा और आपको बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, या फिर कुछ और साथ में दे देगा। बहुत इजी होता है, कुछ नहीं करना होता है। यहां पे दिया है साइन थीटा 11/61 है और आपको बोल रहा है कॉस थीटा का वैल्यू निकालो। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, जो चीज दिया है लिख दो। वी नो दैट साइन थीटा इज गिवन दिया, लेकिन साइन दिया है, कॉस निकालना है। तो क्या साइन जो दिया है या फिर जो भी चीज दिया है और दूसरा चीज जो पूछा है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है क्या? तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले पता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना, तो ये 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी फॉर्मूले होते हैं ना, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको साइन थीटा दिया है और कॉस थीटा पूछा है, तो आप
एक फॉर्मूला जो है जिसका नाम है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो मैं लिखूंगा यहां पे कि वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने क्या बोल रहा है कि अगर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो अगर मुझे सिर्फ cos का वैल्यू चाहिए तो sin को उधर भेज दूंगा तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और मुझे sin का वैल्यू पता है 11/61, तो इस sin के जगह पे 11/61 लिख दिया, इसका स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 11 का स्क्वायर 121, 61 का स्क्वायर 3721 होता है। मल्टीप्लाई करके देख लेना, नहीं याद होगा, 61 मल्टीप्लाई पे 61 करोगे तो ये आ जाएगा। तो 1 माइनस 121 अपॉन 3721, वो 3721 मल्टीप्लाई पे 1 होगा 371, बीच में माइनस 121 अपॉन 371, इन दोनों को माइनस किया तो 3600 आ गया, 3600 अपॉन 371, 36 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3600 अपॉन 371। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो बोथ साइड, तो दोनों साइड से स्क्वायर रूट लोगे तो cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा cos थीटा, और 3600 किसका स्क्वायर रूट है? ऑब्वियसली देख के समझ में आ रहा है, 36 का स्क्वायर रूट अगर 6 होता है तो 3600 का होगा 60, ठीक है। तो 60 इसका स्क्वायर रूट है, और 371 तो अभी अभी हमने निकाला है ना, किसका है? 61 का है, तो लिख दिया 60/61। तो ये वैल्यू जो आया ये आपको cos थीटा का वैल्यू आ गया, यानी जो क्वेश्चन पूछा था इसमें एक चीज हमने निकाल दिया कि cos थीटा का वैल्यू आ गया 60/61। लेकिन इसी में क्वेश्चन पूछता है कि sec थीटा का वैल्यू भी निकालो, तो कैसे निकालोगे? तो अगर आपको cos थीटा पता है तो sec थीटा भी निकल जाएगा ना यार, क्योंकि वी नो दैट cos जो होता है वो sec का रेसिप्रोकल होता है, यानी 1 अपॉन होता है। तो sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, यानी cos थीटा का वैल्यू पता है 60/61, यानी 1 अपॉन 60/61 रेसिप्रोकेट हो जाएगा तो 61/60 आ जाएगा, यानी sec थीटा का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 61/60। खत्म। कितना इजी क्वेश्चन है यार, देख पा रहे हो आप लोग? कितना इजी, मस्त एक तरीके से एग्जांपल है, मजेदार तरीके से आप लोगों में पढ़ा भी दिया। समझ में आया? क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत सही। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब प्रूफ दैट बोल रहा है, पीटी मतलब प्रूफ दैट बोल रहा है कि sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। भाई कैसे प्रूफ करोगे? कभी भी कोई भी प्रूफ दैट वाला एग्जांपल आए, 2-3 मार्क्स, कितने मार्क्स के लिए भी आए, कहीं पे भी आए, तो पहले लेना है लेफ्ट हैंड साइड। तो इक्वल के इस तरफ वाला जो होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, वो पूरा उठा के लिख दो। तो sin स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा प्लस cos थीटा लिख दिया। अब देखो यहाँ पे cos थीटा के नीचे कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा पहले से ही था, लेकिन ये cos मल्टीप्लाई बाय cos हो जाएगा तो cos स्क्वायर लिखोगे ऊपर, ठीक है, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos थीटा। मुझे पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, यानी ऊपर क्या लिखोगे 1, तो 1 अपॉन cos थीटा, और 1 अपॉन cos क्या होता है? sec होता है, तो sec थीटा हो गया। और हमें प्रूफ क्या करना था? sec थीटा ना आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। तो ऐसे भी 2 मार्क्स के लिए आपको प्रूफ दैट पूछे जा सकते हैं, जरूर से एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करना, इतना सिंपल होता है कि क्या ही बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। प्रूफ दैट अगेन cos sec थीटा मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई है बीच में, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो याद रखो, पहले इक्वल के इस तरफ वाला यानी लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया सेम टू सेम, cos थीटा cosec थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आप जानते हो कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, हमारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी फॉर्मूला, ठीक है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर मुझे ये cos स्क्वायर को उधर भेज दूंगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया, तो उसका वैल्यू हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो मतलब इस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जो स्क्वायर रूट के अंदर है, उसके अंदर में क्या लिख सकता हूं? sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। अब ये sin स्क्वायर थीटा है, तो इसके स्क्वायर की वजह से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो अंदर बचेगा सिर्फ sin थीटा। sin स्क्वायर थीटा था ना ये, तो sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? sin थीटा। तो ये sin थीटा, ये cosec थीटा पहले से ही है, तो cosec का मतलब क्या होता है? cosec मतलब sin का उल्टा, तो 1 अपॉन साइन लिख दिया, cosec थीटा की जगह पे 1 अपॉन साइन लिख दिया, ये वाला साइन पहले से ही है, तो ये sin थीटा, ये sin थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा, और वो किसके बराबर है? राइट हैंड साइड, यानी RHS के बराबर है। और लास्ट में एक फेवरेट डायलॉग लिखना, ये मेरा फेवरेट डायलॉग है, लिख के आना। क्या लिखोगे? हैंस प्रूव्ड भाई, प्रूव करके दिखा दिया, मस्त मजेदार है कि नहीं? क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। अगला एग्जांपल देखो, 3-3 मार्क्स से कैटेगरी में पूछेगा तो ऐसे कुछ पूछ सकता है तगड़े लेवल का। क्या पूछा है देखो, tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sin a मल्टीप्लाई बाय cos a प्रूव करना है। सेम कुछ नहीं करूंगा, इक्वल के इस तरफ वाला यानी लेफ्ट हैंड साइड को उठाऊंगा, सेम टू सेम लिख दूंगा। पहले उठाया, लिख दिया tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a का स्क्वायर। अब देखो यहां पे क्या करना है, मुझे पता है ये नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का सेकंड फॉर्मूला जो कि होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a। लिख दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर a की जगह पे sec स्क्वायर a लिख दिया। वैसे ही सेम 1 प्लस cot स्क्वायर a, तीसरा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का 1 प्लस cot स्क्वायर a होता है cosec स्क्वायर a, तो इसके जगह पे लिख दोगे cosec स्क्वायर a, और इसके ऊपर जो स्क्वायर है वो तो रहेगा ही, बाकी ऊपर को कोई चेंज नहीं किया। अब मुझे बताओ, ये ऊपर जो tan a लिखा है, tan का मतलब क्या होता है? sin अपॉन cos, तो इस tan a के जगह पे sin अपॉन cos लिख सकता हूं, और ये अलग हो गया 1 अपॉन sec स्क्वायर क्या होता है, अलग से लिख दिया। देखो ना खाली tan के जगह पे sin अपॉन cos लिखा है, और ये 1 अपॉन sec स्क्वायर जो है उसको साइड कर दिया, प्लस
कॉट का मतलब होता है कॉस अपॉन साइन, सेम tan का उल्टा होता है ना वो, तो कॉट का मतलब होता है कॉस अपॉन साइन, लिख दिया कॉट की जगह पे कॉस अपॉन साइन, और ये 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर को अलग लिख दिया। अब होगा क्या इससे कि 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए का मतलब होता है 1 अपॉन सेक, किसका उल्टा है 1 अपॉन सेक, मतलब 1 अपॉन सेक जो है क्या है कॉस होता है, तो 1 अपॉन सेक की जगह पे कॉस स्क्वायर ए लिख देगा, इसका स्क्वायर। सेम ये सेम लिखा 1 अपॉन कॉसेक किसका है साइन का उल्टा है, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहां पे हो क्या रहा है, तो यहां पे अगर आप देखोगे ये कॉस स्क्वायर ए का भी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर मतलब ये कॉस रेज टू 4 हो जाएगा। सेम यहां पे भी साइन स्क्वायर ए का भी स्क्वायर है यानी साइन रेज टू 4 हो जाएगा। तो इससे हो क्या रहा है, ये साइन ये कॉस रेज टू 4 है, तो कॉस रेज टू 4 है मतलब एक बार कॉस है और इसका 4 कैंसिल होके 3 बचेगा खाली, ठीक है। वैसे ही एक बार पूरा साइन ए कटा और ये साइन रेज टू 4 है मतलब साइन रेज टू 4 कट होके 3 बचेगा और ये नीचे वाला साइन ए कट गया, तो बचेगा क्या साइन ए बचेगा और कॉस क्यूब ए बचेगा। तो साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस क्यूब ए प्लस यहां पे बच रहा है कॉस ए मल्टीप्लाई बाय साइन क्यूब ए, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, इन दोनों में साइन और कॉस कॉमन है, इसमें भी साइन कॉस है इसमें भी साइन कॉस है, तो मैंने साइन कॉस को कॉमन निकाल दिया, साइन ए कॉस ए कॉमन निकल गया। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, अगर मैंने इसमें से साइन ए कॉस ए निकाल दिया तो साइन ए तो पूरा हट गया और कॉस 3 है इसके पास, तो इसमें से एक निकल गया, तो अंदर क्या बचेगा सिर्फ कॉस स्क्वायर है, ठीक है। बीच में प्लस है लिख दिया प्लस, ठीक है, दिख रहा है। अब इसमें से भी साइन ए कॉस ए मैंने निकाल दिया है, तो कॉस ए तो पूरा ही निकल गया। अब साइन 3 था, साइन क्यूब है ना, तो साइन 3 था उसमें से एक और साइन निकल गया है, तो 2 ही बचेगा यानी साइन स्क्वायर ए बचेगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो थीटा हो ए हो बी हो कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी फॉर्मूला। इसके जगह पे पूरा 1 हो गया, साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए मल्टीप्लाई बाय 1 और साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए, बस इतना। और आप ऊपर नजर मारो तो यही तो प्रूफ करना था, साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए प्रूफ करके दिखा दिया, जो कि इज इक्वल टू राइट हैंड साइड यानी आरएचएस के बराबर है। और लास्ट में फेवरेट डायलॉग हेल्थ प्रूफ लिख के आ जाना, और इस तरीके से सॉल्व करोगे 3 में से 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। समझ में आया, देख सकते हो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, क्लियर, ओके। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, मस्त मजेदार। अब यहां से शुरू हो रहा है हमारा 7वां यानी मेंसुरेशन नाम का चैप्टर। कितना इजी और कितना सिंपल है क्या ही बताऊं। क्या बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जिसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। हमें बोल रहा है पाई का वैल्यू आप 3.14 लेना, कभी कभी नहीं भी दिया रहता है 22/7 ले सकते हो, अगर दिया है तो आपको लेना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये याद रखना, अगर स्फीयर गोला, सर्कल नहीं है 3D में स्फीयर जो बॉल होता है आपका, उसका वॉल्यूम पूछा है तो फॉर्मूला याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला जिसको याद रहेगा, और ये पूरा चैप्टर जो है फॉर्मूला का ही तो खेल है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें पहली बात तो सिर्फ डायमीटर दिया है, तो अगर डायमीटर दिया है तो उसको रेडियस में कन्वर्ट कर लो डिवाइडिंग बाय 2। डायमीटर को 2 से डिवाइड करोगे तो रेडियस मिल जाएगा। फिर फॉर्मूला है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, लिख दिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए, सेम 4/3 सेम रहेगा, पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, जो दिया है वही लेना है नहीं तो मार्क्स कटेंगे। मल्टीप्लाई बाय आर का क्यूब यानी 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये नीचे वाला 3 और ये साइड वाला 3 कट गया, क्या बचेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 3 27 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 113.04। और सेंटीमीटर में दिया है तो वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर या फिर जो भी यूनिट दिया रहेगा उसका क्यूब होता है, यानी सेंटीमीटर इसके लिए सेंटीमीटर का क्यूब। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के कैटेगरी में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फाइंड द सरफेस एरिया इन द वॉल्यूम ऑफ ए बीच बॉल। अब आपको डायरेक्टली उन्होंने ना स्पीयर नहीं बोला, क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए घुमाने के लिए उन्होंने बीच बॉल बोल दिया। बीच बॉल क्या होता है, बीच पे आपने वॉलीबॉल खेला है तो कोई भी बॉल स्पीयर यानी राउंड शेप में ही होता है, यानी इन शॉर्ट आपको क्या बोल दिया इन्होंने कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है किसका स्पीयर का। ये रहा बीच बॉल, ऐसे ही दिखता है कुछ बीच बॉल, ठीक है ना। इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया भी निकालना है, वॉल्यूम भी निकालना है। डायमीटर दे दिया 42, तो फिर से डायमीटर दिया तो रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, तो डिवाइड बाय 2 21 सेंटीमीटर रेडियस आ गया, आर का वैल्यू आ गया। तो पहले निकालेंगे सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, याद रखना। अभी वॉल्यूम देखा था इसके पहले, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, लेकिन ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई का वैल्यू कुछ लेने बोला है क्या, नहीं बोला है, तो आप अपने मन से 22/7 ले सकते हो, क्योंकि दो ही तो वैल्यू होती है पाई की, दोनों वैल्यू सेम ही होती है, लेकिन अपॉन में लिखना है तो 22/7 लिखना होता है, ठीक है। तो यहां पे मैं पाई की जगह पे 22/7 लिखना है, आर का वैल्यू 21 है, इसका स्क्वायर, तो 21 मतलब स्क्वायर का मतलब क्या होता है 21 मल्टीप्लाई बाय 21, ये 7 1 7 7 21, 21 मल्टीप्लाई बाय 3 63, 63 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो इसका आंसर आ गया 5544। और ये एरिया है ना सरफेस एरिया, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर रहेगा, इसका यूनिट लिखना मत भूलना नहीं तो हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। वैसे अगला चीज वॉल्यूम भी पूछा था, तो लिख दो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला अभी मैंने बताया, 4/3 पाई का वैल्यू डाल दिया, आर क्यूब कैलकुलेट करना है और आपका आंसर निकाल। देखो मैंने भी कैलकुलेट नहीं किया है, इसमें आंसर आपका आ जाएगा, बहुत ईजी है। तो ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के हिसाब से भी पूछे जाते हैं कभी कभी, ठीक है, क्लियर है। तो अच्छी तरीके से ऐसे एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर लो। हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अगला एग्जांपल क्या बोल रहा है
कि द रेडियस ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स आर्क इज 2.2 सेंटीमीटर। हमें बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। ये यूनिक क्वेश्चन है, एरिया ऑफ सेक्टर के ऊपर काफी बार क्वेश्चंस देखे गए। तो इसमें पहली बात तो रेडियस ऑफ सेक्टर दिया है, आर का वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर दिया है और इसमें रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 3.5 और लेंथ ऑफ इट्स आर्क, याद रखना लेंथ ऑफ आर्क इज बहुत जरूरी। लेंथ ऑफ आर्क को एल से डिनोट किया जाता है, एल का वैल्यू दिया है 2.2 सेंटीमीटर। हमें बोल रहा है एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। तो याद रखना एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है 1/2 एल आर। याद रखना 1/2 मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ आर्क मल्टीप्लाई बाय द रेडियस। तो 1/2 है, लेंथ ऑफ आर्क दिया है 2.2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस दिया है 3.5। इन सभी को कैलकुलेट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है ना, ऐसे एग्जांपल या फिर इसके जैसा दिखने वाला एग्जांपल। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो फिर से स्फीयर आ गया, तो आप देख सकते हो कि स्फीयर बहुत बार करा दिया, स्फीयर वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सरफेस एरिया अभी हमने देखा था 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू 22/7, आर 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर करो, सॉल्व करो, आ गया 616 स्क्वायर सेंटीमीटर ले लो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। चलो अगला एग्जांपल, ये एग्जांपल ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी और बहुत यूनिक भी है, लेकिन क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि है आप लोग का फ्रस्टम। और फ्रस्टम किस में बनता है, बाल्टी वाला शेप। फ्रस्टम क्या है, ये दिखने में जो बाल्टी का शेप होता है ना, नीचे से भी गोल सर्कल, ऊपर से भी सर्कल, दोनों का डायमीटर अलग अलग भी हो सकते हैं, और आपका ऐसा शेप स्लैंट हाइट बोलते हैं उसको। तो ये आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि रेडियाई ऑफ द एंड ऑफ द फ्रस्टम, मतलब दोनों रेडियस दिया है, एक 14 सेंटीमीटर एक 6 सेंटीमीटर है। तो मान लो ये आपका बाल्टी आपने बना लिया, तो छोटा वाला 6 सेंटीमीटर होगा, बड़ा वाला 14 सेंटीमीटर का रेडियस होगा। ठीक है, हमें बोल रहा है उसकी हाइट दी हुई है 6 सेंटीमीटर, मतलब एक्चुअल में हाइट दी हुई है इस पूरे बाल्टी की, पूरी फ्रस्टम शेप की हाइट एच का वैल्यू दिया हुआ है उन्होंने, कितना 6 सेंटीमीटर। हमें बोल रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कर्व सरफेस एरिया है वो निकालना है। तो सबसे पहले याद रख लो कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम कभी भी आया उसका फॉर्मूला होता है पाई मल्टीप्लाई बाय एल ब्रैकेट में r1 प्लस r2, पाई एल r1 प्लस r2। एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट, याद रखना। तो उसके लिए आपको अलग से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि एल का वैल्यू दिया नहीं है। एल मतलब होता है हाइट नहीं, यहां पे जो हाइट दिया है वो एच है, हमको एल निकालना है, स्लैंट हाइट। यानी फॉर्मूले में जो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला है पाई मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय r1 प्लस r2। तो एल निकालने के लिए, स्लैंट हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला है ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस आप में 2 होंगे तो r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, बट ऑब्वियसली एच आपका 6 दिया है तो 6 स्क्वायर प्लस r1 बड़ा वाला ले लो माइनस छोटा वाला r2 ले लो, तो 14 माइनस 6 का स्क्वायर कर दोगे। 14 माइनस 6 कितना होता है 8, 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को प्लस किया 100, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। मतलब स्लैंट हाइट L का जो वैल्यू आ गया आपका, ये क्या है आपका स्लैंट हाइट है, तो स्लैंट हाइट L का जो वैल्यू आ गया वो 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है ना, जो भी रहेगा सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया है, तो 10 सेंटीमीटर आ गया। इसको उठाओ और मेन वाले फॉर्मूले में डाल दो। तो मेन वाला फॉर्मूला क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला है पाई मल्टीप्लाई बाय एल। तो पाई के जगह पे लिखोगे 22/7, एल का वैल्यू अभी भी 10 सेंटीमीटर निकाला, मल्टीप्लाई बाय r1 प्लस r2। तो रेडियस 1 14 है, रेडियस 2 6 है, प्लस किया, सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, आ गया आंसर आपका, जो कि है 628.57 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बट ऑब्वियसली ये भी एक तरीके का एरिया ही होता है कर्व सरफेस एरिया, तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। समझ में आया, क्लियर। तो आप देख सकते हो कितना इजी और बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। और ये क्वेश्चंस अगर आते हैं तो ये 3 मार्क्स कैटेगरी में या फिर 2 मार्क्स कैटेगरी में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जरूर से प्रैक्टिस करके ले लो बच्चा, मजेदार एग्जाम्पल है। चले आगे बढ़े, एक आखिरी एग्जाम्पल है, इसको भी देख लो। क्या क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो पहली बात तो सॉलिड सिलेंडर रेडियस दिया हुआ है, तो लिख दो भाई रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर है, हाइट जो है दी हुई है 6 सेंटीमीटर, कैन बी मेड बाय मेल्टिंग ए सॉलिड स्पीयर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। मतलब क्या बोल रहा है कि कितने में सिलेंडर जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर और हाइट 6 सेंटीमीटर है उसको मैं पिघलाऊंगा यानी मेल्ट करूंगा, तब जाके उसी से एक सॉलिड स्पीयर मिलेगा जिसका रेडियस 30 सेंटीमीटर होगा। तो हम क्या करेंगे भाई, पहले तो सिलेंडर दिया उसका एरिया निकालेंगे या फिर वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है ना, उसके बाद हम चलेंगे स्पीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर निकालते हैं, चलो, या फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं सबसे पहले। चलो फटाफट से, चलो, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज द फॉर्मूला ना, यू ऑल नो दैट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच ही होता है, करेक्ट। ठीक है, तो हम डालेंगे पाई का वैल्यू दिया है क्या, कहीं पे नहीं दिया है तो हम 22/7 ही ले लेते हैं, या फिर 3.14 लेना है तो ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है,
या फिर नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि लास्ट में वो कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा बता दूंगा, लेकिन यहां पे अगर मैं नहीं भी लेता हूं, चलो मैं आपको बताता हूं नहीं लेके, तो पाई का वैल्यू ऐसे ही रखता हूं मैं। आर का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट 6 सेंटीमीटर, तो 10 स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 600, तो इसका वैल्यू आ गया 600 पाई। और ये ऑब्वियसली वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आपका क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब मैं एक और चीज निकालूंगा, क्योंकि मुझे इसको ही पिघला के कितने सिलेंडर लगेंगे पूछा है ना, तो पहले सिलेंडर को पिघलाना तो पड़ेगा, और क्या बनाना है, स्पीयर बनाना है, सॉलिड स्पीयर। तो स्पीयर के लिए वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो लिखो यहां पे वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। और उसके लिए अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा कि 4/3, एक मिनट, 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द फॉर्मूला ना। तो हम लिख देंगे 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू फिर से लेना है कि नहीं लेना है, मत लो, क्योंकि यहां पे भी मत लिया ना, तो पाई वैसे ही रखता हूं, मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है, स्पीयर का रेडियस दिया हुआ है यहां पे, देखो स्पीयर का रेडियस जो है वो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो मतलब यहां पे मैं लिखूंगा 30 का स्क्वायर। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 30 का क्यूब है, सॉरी ये क्यूब है ना, तो 30 का क्यूब निकालो फटाफट, कितना आ रहा है 30 का क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो मतलब 30 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, ये 3 1 जा 3 3 10 जा 30, एक 30 कैंसिल हो गया, 3 3 9 मतलब 900 ये हो गया, 1 0 9000 हो गया, 9 4 जा 36 और 1 2 0 36,000 हो जाएगा इसका वैल्यू, तो 36000 और ये पाई। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल दिया, ये हमने निकाल दिया वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। क्या निकाला बच्चा, लिखो यहां पे वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर हमें मिल गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता है, तो हमें बोल रहा है कि कितने सिलेंडर लगेंगे जिसको पिघला के हम वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पे आपको क्या करने पड़ेगा, नंबर ऑफ सिलेंडर्स निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ सिलेंडर्स रिक्वायर्ड, वो पूरा पूरा आप लोग लिख देना, रिक्वायर्ड टू मेल्ट टू मेक ए सॉलिड स्पीयर इज नथिंग बट, क्या करना पड़ेगा, क्या बनाना है आपको, स्पीयर बनाना है, यानी वॉल्यूम ऑफ स्पीयर ऊपर लिखो, और किससे बनाना है आपको, सिलेंडर से, यानी नीचे लिख दो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर को डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर दोगे तो आपका वॉल्यूम ऑफ स्पीयर कितना है, 36,000 पाए है, 36,000 पाए डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अभी अभी निकाले हो जो कि है 600 पाए। इसमें क्या हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो देखो हमने क्या किया, पहले ही पाई का वैल्यू डाला नहीं, क्योंकि हमको पता है लास्ट में कैंसिल होने वाला है, और यहाँ पे 2 0 कैंसिल 2 0 कैंसिल, और यहाँ पे 6 1 जा 6 हो जाएगा, और ये 6 6 जा 36 और 1 0, मतलब नंबर ऑफ सिलेंडर का वैल्यू मिल गया हम लोग को। कितने सिलेंडर लगेंगे पिघलाने के लिए, 60 सिलेंडर, यानी 60 सिलेंडर लगेंगे, तब जाके वो पिघलेगा और एक बड़ा सा 30 सेंटीमीटर का सॉलिड स्पीयर बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा, क्लियर है। तो ये ऐसे एग्जांपल्स भी 3-3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, जरूर से ऐसे एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करके ले लेना। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसे कंटिन्यूअस वीडियो हमारे इसी चैनल पे आते रह रहे हैं, आप वीडियो सेक्शन को चेक करते रहो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं, और साथ में लाइव सेक्शन भी चेक करते रहो कि कितने इंपॉर्टेंट लाइव्स भी चल रहे हैं आपको रिवाइज कराने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, आज के लिए इतना ही, बस मन लगा के प्रैक्टिस करते रहो। आपके राहुल सर एंड JR ट्यूटोरियल्स की पूरी फैमिली आपके साथ है, तो आपकी बार 90 पार बिल्कुल पॉसिबल है, बस मेहनत करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।